नमस्कार। पिछले लेक्चर्स में आपने देखा था कि थर्मोडायनेमिक्स इन द इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपने देखा था कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, और उसके दूसरे लेक्चर में हमने बात की थी कुछ थर्मल इक्विलिब्रियम की एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हीट एंड वी आर आल्सो इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ हीट। दोनों में अंतर कुछ खास है नहीं कि उस शब्दों का खेल है। जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियो लेक्चर में बताया था कि हीट बेसिकली जो होता है वह एनर्जी इन फ्लो होता है। हीट कोई एक बॉडी नहीं है कि मतलब आपने रख दिया, ये कांस्टेंट किसी बॉडी का हीट नहीं होता। जैसे ये एक रखा हुआ, अगर आप बोल रहे हैं कि इस मोबाइल फ़ोन सेलफोन का हीट इतना है, तो उसका कोई साइंटिफिक स्टेटमेंट का मतलब नहीं बनता। हाँ, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी इतनी है तो उसका कुछ मतलब बनता है, उस स्टेटमेंट का मतलब बनता। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द हीट। बेसिकली हीट क्या होता है? हीट इज द एनर्जी फ्लो ऑफ एनर्जी। और नेक्स्ट हमने बात किया था लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो बेसिकली 3 लॉज होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड लॉज आपके, फर्स्ट लॉ आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, सेकंड लॉ आपका एंट्रोपी होता, और थर्ड लॉ आपका यूनिवर्स के बारे में बताता। अब इन तीनों की डिस्कवरी के बाद आपका एक जो लॉ आया था जिसने आपको बताया कि जो आपका मेंटेन करता है थर्मोडायनेमिक्स में जो मेन रोल प्ले करता है टेम्परेचर, उसके बारे में बताया था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि वो इन तीनों के बाद में डिस्कवर हुआ था, बट उसकी आवश्यकता इन तीनों में पड़ती है। तो जब इन तीनों में पड़ती है और इसके बाद डिस्कवर होता तो हमारे साइंटिस्टों ने सोचा कि हम इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दे दें। एंड हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जीरोथ लॉ पे एक बाकायदा बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था। सो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। अब आपके लेक्चर्स जो होंगे वह थोड़े लॉन्ग होंगे, बट आई बेट कि वह सारे आपके क्या होंगे, लेक्चर्स आपके कॉन्सेप्चुअल और आपको मदद करने वाले होंगे। सो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, और बेसिकली जो इन तीनों में काम आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तीन चीज़ काम आती है, हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी। इन तीनों के बारे में जानेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे कि इससे सो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना। सो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में चलते हैं। सो अब हम बात करेंगे, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि हीट क्या होता है, और हमने ये भी देखा था कि जो आपका इंटरनल एनर्जी होता है वह बेसिकली आपका स्टेट फंक्शन है। लेकिन जो हमने देखा था कि हीट और वर्क जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, वह बेसिकली आपके मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र है। तो हमने देखा था कि जो इंटरनल एनर्जी होता है किसी भी सिस्टम का, उसको हम कितने तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। सो हमारे पास 2 तरीका था। पहला, आप या तो किसी बॉडी के सिस्टम को टेम्परेचर दे दीजिए या उससे टेम्परेचर ले लीजिए, मतलब आइदर यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम और यू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, तब उसकी इंटरनल एनर्जी पे प्रभाव आएगा। और दूसरा, आप क्या करिए, उसको वर्क करिए। सो अब हम बात करते हैं और इन तीनों की ज़रूरत हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पड़ती है। तो हम पहले जानते हैं वर्क क्या होता है। वर्क बेसिकली होता है, ये देखिए, द टर्म वर्क जो होता है रिफर्स टू एन इंटरचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन इट्स सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। मान लीजिए, आप एक एग्जांपल देखिए, आपने भोजन खाया और अब आपके पास एनर्जी है, यू एट 80, सपोज करिए 80 जूल का आपने भोजन लिया और आपके पास 80 जूल एनर्जी है। तो अब आप क्या करेंगे? आप 80 जूल में अगर 40 जूल का वर्क कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे या अपने ही बॉडी पे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। मतलब कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होने वाले जो एनर्जी का इंटरचेंज होता है उसे हम बोलते हैं वर्क। अब मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था कि अगर कोई डिस्प्लेसमेंट एस होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस है, और फोर्स उस किसी बॉडी पे एफ लग रहा है, तो जो वर्क होता है वो एफ इंटू डी एस होगा। अब वर्क आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल वर्क, दूसरा होता है इंटरनल वर्क। एक्सटर्नल वर्क क्या होता है? जब आपका सिस्टम जो होता है वह आपके सराउंडिंग पे
हीट रिलीज करता है, मतलब सिस्टम की रैंडमनेस के कारण आपके सराउंडिंग के इफेक्ट पड़ता है। और इंटरनल वर्क क्या होता है, जैसे मान लिया रियल गैस होते हैं, रियल गैस में हम ये मानते हैं कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में आपके अट्रैक्शंस नहीं होते, आइडियल गैस में होते हैं, लेकिन रियल गैस में उनके बीच में अट्रैक्शंस है, जो इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होते हैं उसके कारण जो वर्क डन होता है वह इंटरनल वर्क है। अब मान लीजिए ये पिस्टन है, ये कंटेनर है, इसमें वॉल्यूम बी में आपने गैस फिलअप किया है। पहले आपका पिस्टन यहाँ पे था, अब उसको हमने डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे, तो ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है और ये जो डिस्प्लेसमेंट अगर डी एस मानते हैं तो वर्क कितना होगा, एफ इंटू डी एस। अब पिस्टन ने इस पर फोर्स कितना लगाया, आपने ऊपर लगाया, ये देखिए ये आपने फोर्स लगाया एफ। अब पिस्टन ने इस पर फोर्स कितना लगाया, ये इसका प्रेशर इंटू एरिया, एरिया किसका, पिस्टन का, तो प्रेशर इंटू एरिया हुआ। अब डी डब्ल्यू क्या हुआ, पी इंटू एरिया इंटू डी एस, एरिया है और डी एस क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो बेसिकली क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ, तो डी डब्ल्यू क्या हुआ, पी डी बी। अब मान लीजिए कि किसी सिस्टम का वॉल्यूम B1 से B2 चेंज हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ B1 से B2 पी डी बी। अब हम मान लीजिए रिप्रेजेंट करते हैं क्या, एक पीबी डायग्राम, पीबी कर्व मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये मान लीजिए ये वाला ग्राफ ड्रॉ किया, ए पे हमारा प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1, बी पे हमारा प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2। तो हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि ये जो अगर हम मान लीजिए dV का स्ट्रिप लेते हैं तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, P इंटू डी वी। और ये बेसिकली है क्या, ये कुछ है नहीं, ये वर्क डन है। तो पीबी डायग्राम में जो भी कर्व हम ड्रॉ करते हैं, पीबी कर्व जो होता है उसका जो एरिया अंडर द कर्व होता है वही आपका क्या होता है, वर्क डन होता है बाय द सिस्टम। तो अगर आपको पीबी कर्व दिया हो, आई रिपीट पीबी कर्व होना मस्ट है। अगर आप एरिया अंडर द कर्व के अकॉर्डिंगली आप वर्क डन निकालना चाहते हैं तो पीबी डायग्राम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम में दिया होता है उसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया, कर दिया, वर्क डन हो गया, नहीं। इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली द पीबी डायग्राम। पीबी कर्व का एरिया जो अंडर होता है कर्व वह देता है वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये बात थी आपके वर्क डन की। अब दूसरा जो यूनिट आता है वह आता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, हमने आपको पहले भी इसके पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जैसे कोई सिस्टम होता है, सिस्टम में मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स अगर रैंडमली मूव कर रहा है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और मॉलिक्यूल्स अगर आप अपने अट्रैक्ट कर रहे हैं तो बेसिकली वो किसी स्टेट में होंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होंगी। अब किसी भी सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के जितने भी पॉसिबल टाइप्स ऑफ एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो या रोटेशनल एनर्जी हो, इन सब का जो सम लेते हैं वह सिस्टम का इंटरनल एनर्जी होता है। तो बेसिकली हम अपने को रिस्ट्रिक्ट करते हैं केवल और केवल हमारे सिस्टम के पास दो प्रकार की एनर्जी होती है, पहला काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बेसिकली डिफाइन होता है, इट मे बी डिफाइंड द एनर्जी possessed by a body or by a system by virtue of its molecular motion or constitution of these molecules। मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमने मान लिया इंटरनल एनर्जी। अब बेसिकली आप क्या करिए उसको, अगर आप इंटरनल एनर्जी को वर्क डन से रिलेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, एक सिस्टम लिया जिसमें वॉल्यूम V था, टेम्परेचर T था। अब आपने उस पर वर्क किया, वॉल्यूम V हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया, तो जो वर्क डन होगा वह होगा P इंटू डी बी होगा, और जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वह होगा NCB डेल्टा T। अगर इन द केस कि अगर वह आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब क्या कि उसमें कोई हीट रिलीज नहीं हो रहा, तो आपने जितना वर्क डन किया उतना ही आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाएगा। यही है ना। अगर आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम नहीं होता तो आप इसके पहले लेक्चर में आपने क्या देखा था कि अगर आप किसी भी सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो वह दो कामों में काम आता है। पहला क्या था, उस सिस्टम की खुद की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम आएगा, और दूसरा वह सिस्टम वर्क करेगा। तो अगर वह सिस्टम की हीट जो आपने दे रहे हैं वह सिस्टम, मान लीजिए किसी सिस्टम पे आपने वर्क किया और वह सिस्टम हीट डिसिपेट नहीं कर रहा,
एडियाबेटिक, तो आपने जितना भी वर्क डन किया वह क्या होगा, टोटल का टोटल इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। यही है, सिंपल। अब हीट के बाद हमारा क्या क्या होगा, वर्क हो गया। वर्क क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हीट क्या होता है। बेसिकली हीट के बारे में जितनी भी जानकारी आपको चाहिए थी वह पिछले लेक्चर में आपको मिल चुकी। अब ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, सीधे हम चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की खास बात क्या है, पहला, यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। स्ट्रिक्टली फॉलो इसलिए करता है क्योंकि हमने क्या माना, हमने ये माना है कि अगर आप किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई दे रहे हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ दो कामों में काम आता है। पहला, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और दूसरा, सिस्टम के द्वारा वर्क डन करने में, सिस्टम पे वर्क डन करने में। तो ये सब मिला के एनर्जी में कंजर्वेशन हो गया। और दूसरा, इफ़ अ हीट गिवन टू सिस्टम, पहला ये देखिए लिखा हुआ है, अगर किसी सिस्टम को आप हीट दे रहे हैं तो उसका कुछ पार्ट वह इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम आता है, और रिमेनिंग पार्ट जो होता है वह एक्सटर्नल वर्क में काम आता है। तो बेसिकली जो Q होगा, टोटल एनर्जी आपने ये सप्लाई किया, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट किया हुआ, W वर्क डन, टोटल एनर्जी ये कंजर्व हुआ। अब इसको अगर स्मॉल में मान ले तो dQ बराबर क्या हुआ, du प्लस dW हुआ, एंड dW बराबर PD भी होता है, पीछे आपने देखा। तो dQ बराबर क्या हुआ, du प्लस PD भी हुआ। यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इन द डिफरेंशियल फॉर्म। अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये सब हीट कैपेसिटी है, मतलब टर्म्स है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, आप मान लीजिए कि सपोज एन अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू सप्लाइड टू अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स टेम्परेचर फ्रॉम T टू T प्लस डेल्टा T। तो हम जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा T होता है। तो इसका अगर डेफिनेशन देखें बेसिक, तो ये है द हीट रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम टू इंक्रीज 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर, बढ़ाने में जितना आपको हीट रिक्वायर होता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। अब इसको हम कॉन्फाइंड करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर एक मोल किसी भी सब्सटेंस का एक मोल लीजिए, उस एक मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ाने में जितना आपको हीट रिक्वायर्ड हो उसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक, मोलर स्पेसिफिक। सो स्पेसिफिक हीट देख लिए, मोलर स्पेसिफिक हीट भी देख लिए। मोलर स्पेसिफिक हीट को हम बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ नोटेशंस की, कब हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब वर्क डन निगेटिव होगा, इसके बारे में। ये मेन रोल प्ले करता है आपके सॉल्यूशंस में। पहला, अगर आपने सिस्टम से हीट लिया है तो Q पॉजिटिव होगा, अगर आपने सिस्टम को हीट दिया है तो Q निगेटिव होगा। अगर आपने सिस्टम पे वर्क किया है तो वर्क पॉजिटिव होगा, और आपने अगर सिस्टम के द्वारा वर्क लिया है तो वर्क डन निगेटिव होगा। मतलब मेन काम यह है कि अगर आपकी वजह से, आपके हीट देने की वजह से, या आपके हीट लेने की वजह से, या वर्क डन करने की वजह से, या वर्क डन करवाने की वजह से अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तब जो आप क्वांटिटी यूज कर रहे हैं वह पॉजिटिव होगी। और अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वह निगेटिव होगी। लेट मी टेक इट। मान लीजिए आपने सिस्टम को हीट दिया, तो उसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, आपने हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो डेल्टा T इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। अब आप अगर सिस्टम से हीट ले रहे हैं तो उसका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा, तब जो आपका क्या होगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा, तो जो वर्क हीट आप होगा निगेटिव होगा। सो बेसिकली जो भी क्वांटिटी आपका सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में सहायक होता है, those quantities which are useful in the increment of the internal energy of the system is taken to be positive unless it is taken to be negative. That's simple. अब मान लीजिए कि n मोल परफेक्ट गैस है, तो उसके लिए जो डेल्टा U होगा वह होगा NCB डेल्टा T। और अगर चेंज होगा, कोई भी चेंज, किसी भी स्टेट को आप चेंज कर रहे हैं, किसी भी सिस्टम का स्टेट अगर चेंज हो रहा है, वह कांस्टेंट प्रेशर पे चेंज हो रहा है, तो जो डेल्टा Q होगा, मतलब हीट जो होगा, कितना हीट जनरेट हुआ या कितना हीट आपको देना पड़ा, वह होगा NCP डेल्टा T। और CP और CB क्या है, ये सब बेसिकली मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट
टेम्परेचर। सो ये मेयर्स रिलेशन है Cp माइनस सी बी इक्वल टू आर। और एक और चीज़ होता है Cp बाई सी बी इक्वल टू गामा, जिसको बोलते हैं एडियाबेटिक कांस्टेंट। सो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की बात करते हैं। तो मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हम कहना, तो डी क्यू क्या हुआ आपका, हो गया डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू आपका होता था पी डी वी। हमको पता है आइडियल गैस इक्वेशन पी बी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो पी इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी हो गया। अब डी डब्ल्यू आपका कितना हुआ, डी डब्ल्यू हो गया आपका एन आर टी इंटू डी बी बाई डी बी। अब अगर हमको टोटल वर्क डन निकालना, मान लिया आपका वॉल्यूम वी वन से वी टू चेंज हो रहा है, तो आपका जो टोटल वर्क डन होगा इंटीग्रल ऑफ वी वन टू बी टू इंटू डी डब्ल्यू, ये आपका हो जाएगा एन आर टी बी वन से बी टू डी बी बाई डी बी। वर्क डन कितना हुआ, एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन हो गया। ये आपका वर्क डन हुआ। और चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यही जो आपका वर्क डन होगा वही आपका क्या हो जाएगा, डी क्यू के बराबर भी हो जाएगा, क्योंकि आइसोथर्मल में क्या होता था, डेल्टा यू तो जीरो होता था। अब बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होते थे कि आपको ये ऐसे प्रोसेसेस होते थे जिनको करने में आपका सिस्टम के द्वारा और सराउंडिंग में कोई नेट हीट एक्सचेंज नहीं होता। अगर नेट हीट एक्सचेंज नहीं होता तो ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबेटिक बोलते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, अगर कोई गैस है टायर में, टायर जब आपका फटता है, मतलब टायर किसी भी साइकिल का, बस का कब एक्सप्लोड करता है, तो सडनली उसके आप पास जाएंगे तो वह ठंडा महसूस होगा, तो एक एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब जितने भी प्रोसेस सडन होते हैं, बहुत ही जल्दी से हो जाते हैं, उनको हम एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में डी क्यू जीरो होगा, और डी क्यू जीरो हुआ तो डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू होगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं लिखी हुई है। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस पी बी का पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, जहाँ पे गामा की वैल्यू सी पी बाई सी बी होती है। अब अगर हम इसको इसमें रखेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर होता है पी डी बी। पी की वैल्यू रखिए के अपॉन बी का पावर गामा माइनस गामा इंटू डी बी। वर्क नेट इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू बी वन से बी टू, ये। सो आपने इंटीग्रेट किया, आपको ये वैल्यू मिल गई। अब हमारा पी बी का पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर इनिशियल आपका प्रेशर पी वन है, वॉल्यूम वी वन है, तो क्या होगा, पी वन बी वन का पावर गामा इक्वल टू पी टू बी टू का पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इन सबको सब्सटीट्यूट करने के बाद, उनको अरेंज करने के बाद आपका जो नेट रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1/1 माइनस गामा पी टू बी टू माइनस पी वन बी वन। अब पी वन बी वन इक्वल टू पी बी इक्वल टू एन आर टी होता, तो पी बी इक्वल टू एन आर टी हुआ, तो पी वन बी वन इक्वल टू एन आर टी वन, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स और रिडवर्क कांस्टेंट तो सेम ही है, केवल चेंज क्या हो रहा है, टेम्परेचर। सो एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस गामा। ये हुआ आपका एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में वर्क डन। अब बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। तो जब आइसोकोरिक की हम बात करेंगे तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता था, आइसोकोरिक मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम कहने का मतलब क्या हो रहा है कि आपका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। अब अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा तो जो डी डब्ल्यू का बेसिक डिफिनेशन है पी डी बी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो डी यू बराबर कितना हो गया, माइनस डी डब्ल्यू हो गया। डी डब्ल्यू का हो गया माइनस डी क्यू हो गया, यही हुआ ना। अब बात करते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस में। आइसोबेरिक क्या होता था कि अब किसी भी सिस्टम को स्टेट चेंज करा था कांस्टेंट प्रेशर, तो उसे आइसोबेरिक प्रोसेस बोला। तो ये डी क्यू बराबर होता था एन सी पी डेल्टा टी। हमने पहले बताया था इस लेक्चर के कि फॉर द कांस्टेंट प्रेशर जब कोई भी सिस्टम एक्सपेंड करता है तो उसका जो डी क्यू होता है वह एन सी पी डेल्टा टी होता है, और इंटरनल एनर्जी फॉर ऑलवेज एन सी बी डेल्टा टी होता है प्लस पी डी बी। अब छठवां प्रोसेस है वह साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता था, बेसिकली कोई भी अगर आपका सिस्टम एक्सपेंड करा है स्टेट ए से चालू हो करके पूरी दुनिया घूम करके स्टेट ए पे ही आके ख़त्म हो जाता, तो इसको साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। ऐसे केसेस के लिए डेल्टा यू जीरो होता है और डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू होता है। अब जो हमने अभी पीछे एक चीज़ यूज किया था फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस पी बी का पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वह आता कहाँ से उसकी बात कर लेते हैं। सो आइए देखते हैं। आपको पता है डी डब्ल्यू क्या होता है, डी डब्ल्यू बराबर पी डी बी होता है, कोई दिक्कत नहीं, और डी यू बराबर एन सी बी डेल्टा टी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, हमने कहाँ से लिखा, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, नो डाउट।
अब डी यू की वैल्यू आपकी क्या थी, एन सी बी डेल्टा टी, और डी डब्ल्यू की वैल्यू हो गई पी डी बी। चूँकि एडियाबेटिक प्रोसेस डी क्यू बराबर जीरो होगा, तो ये एन सी बी डी टी प्लस पी डी बी इक्वल्स टू जीरो। अब आपको पता है पी बी इक्वल टू एन आर टी होता है, ठीक। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किसी के रिस्पेक्ट, तो ये हो गया पी डी बी प्लस बी डी पी इज इक्वल टू एन आर इंटू डी टी। यहाँ से हम डी टी की वैल्यू निकाल लिए और ये इक्वेशन नंबर 4 में आपने पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 4 में आपने पुट कर दिया तो ये आपका बेसिकली एन सी बी इंटू डी टी की वैल्यू इतनी प्लस पी डी बी। सो ये बन गया सी बी इंटू पी डी बी प्लस बी डी पी प्लस पी डी बी इक्वल टू जीरो। और मेयर्स रिलेशन में हमने देखा था कि सी पी माइनस सी बी इक्वल्स टू आर होता है। कोई बात नहीं, इसकी भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं उस इक्वेशन में 6 में, तो सी बी इंटू पी डी बी प्लस बी डी बी और पी ये आर का जो मल्टीप्लाई कहते हैं, आर की जगह पर हमने सी पी माइनस सी बी इंटू डी बी लिख दिया। इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये सिर्फ बचा सी बी इंटू बी डी पी प्लस सी पी इंटू पी डी बी इक्वल्स टू जीरो। डिवाइडिंग बाई अगर सी बी इंटू पी बी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये बचा, और इसको आप इंटीग्रेट कर, मतलब बेसिकली डी पी बाई पी प्लस गामा इंटू डी बी बाई डी इक्वल्स टू जीरो। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ पी प्लस लॉग ऑफ वी का पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लॉग ऑफ ई पी बी का पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बेसिकली किसी भी नंबर का लॉग लेते हैं तो वह कॉन्स्टेंट होगा, तो ये हो गया पी बी का पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे गामा की वैल्यू कितनी है, सी पी वाई थी। जो हमने यूज किया था पिछले में, पीछे क्या किया था, पी बी का पावर गामा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वह इक्वेशन कहा जाता है, वह यहाँ से आता है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क क्या होता है, हीट क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इनका रोल क्या है, एंड वी हैव स्टडीड समथिंग मोर अबाउट द प्रोसेसेस, मतलब किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए किसी भी सिस्टम के पास कितने रास्ते खुले हुए हैं, कितने तरीके से वह एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है, हमने वो भी देखा। एंड लास्ट वी हैव सीन अबाउट द एडियाबेटिक इक्वेशंस, कहाँ से वह आता है। सो इसके अगले लेक्चर में क्या पढ़ाएंगे, यू माइट बी गेस्ट, इसके आगे हम पढ़ाएंगे आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।